नमस्कार। डीडी बिहार के लाइव कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म जलेबियाँ, रंग बिरंगे झूले और बेशुमार खुशियाँ। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम आज जिक्र कर रहे हैं मेलों का। आज हम जो विषय हमने चुना है वो है प्रादेशिक मेला और हमारा जीवन। आज के युग में जब एक क्लिक पर आपके सामने तमाम ज़रूरत के सामान उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे में मेलों की प्रासंगिकता कितनी ज़रूरी है, कितना बच पाएगा प्रादेशिक मेलों का स्वरूप, इन सब पर हम जिक्र करेंगे, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के सरोकार में। लेकिन सबसे पहले हम आपसे परिचय करवा देते हैं हमारे जो विशेषज्ञ अतिथि हैं उनका। हमारे साथ विशेषज्ञ अतिथि हैं। सबसे पहले हम परिचय आपसे करवाते हैं रत्नेश्वर मिश्रा जी, मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं। ये इतिहासकार हैं और सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं ललित नारायण मिश्रा कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत आपका। और उनके ठीक बगल में मौजूद हैं भावना शेखर जी। भावना शेखर जी साहित्यकार हैं और सांस्कृतिक कर्मी हैं। भावना जी का भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और भावना जी के ठीक बगल में मौजूद हैं उज्जवल कुमार जी। उज्जवल कुमार जी संपादक हैं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट का। आप तीनों अतिथियों का, विशेषज्ञ अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आज हम जिक्र करने वाले हैं प्रादेशिक मेलों की मिठास, वो खुशबू आपके जेहन में भी याद होगी, हम सबों के जेहन में वो रचती बसती रही है। लेकिन आज के ज़माने में जब वक्त डिजिटल हो चला है, तमाम सुविधाएं हमारे एक मोबाइल पे आ गई हैं, तब मेलों की प्रासंगिकता किस तरह से बची रहेगी, कैसे हम संरक्षित रख सकेंगे मेलों को, कैसे बचाए रख सकेंगे मेलों का भविष्य, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी मेलों की बात होती है तो जेहन में कहीं न कहीं इसके इतिहास की बात आ जाती है कि भाई मेलों का इतिहास कैसा रहा होगा, कैसे शुरुआत हुई होगी मेलों से। तो सबसे पहले हम रत्नेश्वर मिश्रा जी से ये जानते हैं। रत्नेश्वर जी, जब भी मेलों का जिक्र होता है तो हम इतिहास की भावनाएं हमारे मन में आ जाती है कि भाई कब से ये शुरुआत हुई होगी, कब से मेलों की मेले कैसे बने होंगे, क्या इनके पीछे का उद्देश्य रहा होगा। खासतौर से बिहार के प्रादेशिक मेलों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो किस तरह की रही है, थोड़ा विस्तार से इस पर प्रकाश डालें। मेले मोटे तौर पर दो कारणों से विकसित हुए। पहला तो स्वतः स्फूर्त, जैसे सोनपुर का मेला लें तो पौराणिक युग से गजग्राह की कहानी मालूम है। आर्य क्षेत्र है वो, हरिहर ने किस तरह से आके बचाया गज को ग्राह के ग्रास होने से। और वहाँ फिर आहिस्ते आहिस्ते मेला लगने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेला पहले कुछ दूर पर लगा करता था, फिर आहिस्ते आहिस्ते वहाँ आया जहाँ अब है। पर उस पर ध्यान दिए बिना ये कहा जा सकता है कि मेले सामान्यतः विकसित हुए हैं उन जगहों पर जहाँ धार्मिक आस्था के केंद्र रहे हैं। जैसे नदियों का संगम हो या नदी अकेली बह रही हो, उसके किनारे कोई ऐसा पवित्र स्थल है तो वहाँ लोग जुटने लगते हैं और आहिस्ते आहिस्ते मेले बढ़ जाते हैं। और दूसरा केंद्र होता है मेलों का कि गांव घर में हाट बाजार तो लगाया ही करते थे। अरे 4-5 गांव में जो चीज़ उपजती थी, एक गांव से दूसरे गांव के लोग खरीदते हैं तो कहाँ खरीदेंगे, तो हाट लग जाता था। ऐसे कुछ हाट जब बढ़ गए तो उन्होंने मेलों का भी रूप लेना शुरू किया। तो मौलिक रूप से हम कह सकते हैं कि दो कारणों से, धार्मिक कारणों से और वाणिज्यिक कारणों से मेलों का विकास हुआ। खरीद फरोख्त कर सकें, सारी चीज़ें एक जगह तो होती नहीं हैं, कुछ चीज़ें कहीं पर विशेषता प्राप्त कर लेती हैं तो उन चीज़ों को लेने के लिए लोग दूर से आते हैं। तो मेले मुख्य रूप से इन दो कारणों से विकसित हुए। जैसे मैंने कहा कि सोनपुर का मेला स्वतः स्फूर्त गंगा और गंडक के संगम पर नदियों के किनारे, जैसा आपने जिक्र किया। अभी कुंभ का मेला लगने वाला है। कुंभ का मेला भी ऐसे ही स्वतः स्फूर्त है। वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है और पौराणिक काल से लगता चला आ रहा है। या फिर गया में पितृपक्ष का मेला, ये भी स्वतः स्फूर्त है। पिंडदान होने लग गया और मेले भी बढ़ते गए, लाखों लाख लोग आते गए देश विदेश हर जगह से। या फिर देवघर का कांवरिया मेला जो शुरू तो बिहार से ही होता है और देवघर तक जाता है। सुल्तानगंज से जल लेकर लोग जाते हैं और वहाँ बाबा को डालते हैं। तो ये स्वतः स्फूर्त कारण है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वाणिज्यिक कारणों से कुछ दूसरे
लोग आए सामने जिन्होंने सोचा कि मेले लगाए जाएं, खास तौर पर लगाए जाएं। जैसे ये जमींदारी जमाने की बात है, जमींदारों ने इसमें पहल की और उनको कभी कभी सहयोग सरकार से भी मिला, कभी कभी क्या प्रायः ही उनको सहयोग सरकार से मिला। जैसे मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ और उधर का क्या एक मेला तो बड़ा प्रसिद्ध है, गुलाब बाग का मेला, शायद नाम सुना हो, जहाँ राज कपूर ने तीसरी कसम के लिए फिल्मांकन किया था। वो राजा पीसी लाल वहाँ हुआ करते थे, नज़रगंज राज एक था, वहाँ के बड़े जमींदार थे राजा पृथ्वीचंद लाल, तो उन्होंने वो मेला लगवाना शुरू किया। उनसे भी पहले 1883 ईस्वी में एक अता हुसैन नाम के नवाब थे, किशनगंज में, खगड़ा एक जगह है, किशनगंज शहर से सटे ही, तो वहाँ पर उन्होंने वो दोनों ही मेला शुरू हुए मवेशी मेलों के रूप में। फिर धीरे धीरे खगड़ा तो रह गया मवेशी मेला, लेकिन गुलाब बाग आहिस्ते आहिस्ते दूसरा रूप लेने लगा और इतना प्रखर रूप ले लिया कि बहुत दिनों तक उसकी धूम मची हुई थी। चलिए, तो मेलों की जो शुरुआत हुई कहीं ना कहीं वो स्वतः स्फूर्त शुरुआत हुई और बाद में फिर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार मेले लगाए जाने लगे और इस तरह से जो मेलों का इतिहास है वो इस तरह का रहा है कि स्वतः स्फूर्त शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे ज़रूरतों के हिसाब से मेले लगाए जाने लगे। कहते हैं कि मेला जो है वो मनुष्यता को बचाए रखने का उपक्रम है। भावना शेखर जी, क्या मानती हैं आप कि मेला सच में मनुष्यता को बचाए रखने का उपक्रम है? आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने ये जो आपने कमेंट दिया कि मेला मनुष्यता को बचाए रखने का उपक्रम है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इसके बारे में कुछ कहने से पहले ये जानना होगा कि क्या सचमुच मनुष्यता चुक गई है? तो हम कह सकते हैं चुकी तो नहीं है, चुकी होती तो हम यहाँ आज इस तरह की चर्चा का हिस्सा नहीं होते। लेकिन हाँ, धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे जैसे जीवन के मूल्य बदले हैं तो थोड़ा सा मनुष्यता का क्षरण हो रहा है, जीवन का पूरा ढर्रा ही बदल गया है। जो हमारी पारंपरिक एक समाज की संरचना थी, परिवार की, संयुक्त परिवारों की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और काफ़ी कहा जाए कि बहुत कम बची है। अब ख़त्म होना कहना सही नहीं है, कई जगह हैं, बिहार में तो हैं ही, लेकिन फिर भी उसके कारण क्या हुआ है कि हमारे भीतर की जो एक सामाजिक तक थी या जो एक सामुदायिकता की भावना थी या जो एक प्रकार से मनुष्य कहते हैं कि सामाजिक प्राणी है, तो उससे हम दूर होते चले गए। आज के हमारे जो बच्चे देखिए, युवा देखिए, किशोर देखिए, वो समाज से कट गए, मोहल्ला कल्चर था उससे कट गए, वो अपने घर में भी कटे हुए हैं। पहले संयुक्त परिवार था, बहुत सारे भाई बहन होते थे, आज है कि एक या दो भाई बहन हैं, उसमें भी एक ही घर में भी कई अपने अपने कमरे में हैं। तो आप बताइए, न्यूक्लियर फैमिली का कांसेप्ट जो है वो बिल्कुल, उसके कारण क्या हो रहा है कि वो यूट्यूब और सोशल मीडिया की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने घर से निकलकर बाहर नहीं आ रहे। तो यहाँ मैं जोड़ूंगी अब कि जो मेले थे वो इसका निदान थे। मेले जो थे वो अनायास जो है उन बच्चों के लिए मनोरंजन का भी क्षेत्र थे, वो ज्ञान का भी क्षेत्र थे और सामुदायिकता की भावना, मिलकर जाना, परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ घूमना फिरना, टहलना। मैं तो यूँ ही ये कहूँगी कि मेले एक प्रकार से लोक संस्कृति का एक रंगमंच थे, हुआ करते थे। अब हालांकि रूप बदला है, उस पर बाद में बात होगी, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि आज जो मनुष्य एकांतवासी होकर, जो हमारी युवा पीढ़ी उसके बाद अकेले कोने में वो सोशल मीडिया के सामने हंस रहे हैं, वहीं रो रहे हैं, वहीं खेल रहे हैं, तो एक प्रकार से जो एक सौहार्द की भावना थी वो कम होती चली गई, अवसाद से घिर गए हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। महत्वपूर्ण तो मुझे लग रहा है मेले जो हैं वो बहुत अच्छा एक साधन है उनके भीतर की कुंठाओं का एक निवारण करने के लिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मेले जो हैं वो लोक संस्कृति का एक रंगमंच है और कुंठाओं का निवारण करने के लिए एक बहुत बड़ा व्यापक जो है वो आधार मेले देते हैं। उज्ज्वल जी के पास चलते हैं। उज्ज्वल जी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के तौर पर आपने काफ़ी मेलों का भ्रमण भी किया है। बिहार के प्रादेशिक मेलों की संस्कृति को कैसे देखते हैं आप? जो भी मेले अपने यहाँ हैं सबका एक समृद्ध साहित्य है, सबके पीछे एक समृद्ध विरासत है और हर पौराणिक मान्यताओं को लेकर के ये मेले चले हैं। अभी हाल ही में मैंने सोनपुर मेला को पिछले कई सालों से कवर किया है। जैसा अभी सर बता भी रहे थे कि गजग्राह की लड़ाई है, जैसा मैम बता रही थी, तो सच में मेले का एक ऐसा समाजशास्त्र है कि वहाँ पे आकर के सारे जो मत हैं वो एक हो जाते हैं। जैसे
जो खासतौर से सोनपुर का मेला हमारा बार बार चर्चा में आ रहा है, एशिया का प्रसिद्ध सबसे बड़ा पशु मेला है। तो कहा जाता है कि एक समय में अपने यहाँ शैव और वैष्णव के बीच में भारी मतांतर था और इसको लेकर के काफी युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। जैसे आज दूसरे धर्मों में कई आपस में दो मत हैं और उनके बीच में चलता है, तो एक जमाने में अपने यहाँ भी था और शैव और वैष्णव का एक बड़ा सम्मेलन उसी गंगा और गंडक के संगम पर हुआ और वहां पे दोनों के बीच एक सहमति बनी कि नहीं, अब हम लोग इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो जो एक प्रतीकात्मक प्रतिमा भी बनाई गई जिसमें ग्राह की प्रतिमा, गज और ग्राह तो हैं ही, शिव और वो जो हरि और हर कहते हैं। तो कहा गया कि हरि रहेंगे विष्णु वैष्णव के प्रतीक और शैव तो शैव हैं ही शिव के प्रतीक। तो शैव और वैष्णव का एक ऐसा संगम जो पूरी दुनिया में उनके विचारों को एकजुट कर दिया और उस पर लोग सहमत हो गए। तो इसी खुशी में, उल्लास में वो मेले की परंपरा शुरू हुई जो आज की तारीख में बदलते बदलते इस तरीके से हुई। अभी तो मैं बताऊं आप तमाम दर्शकों को भी कि अभी IIM बोधगया ने एक सर्वे किया है बिहार के प्रादेशिक मेलों को लेकर के। सर्वे में जो बातें आई हैं निकल करके, वो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जैसे एक महीने का मेला जो हमारा सोनपुर मेला लगता है, इसका एक महीने का उस मेले का जो कारोबार है 600 से 700 करोड़ रुपए का है। तो ये हमारे अर्थशास्त्र को भी प्रभावित कर रहा है। इसी तरीके से गया में हर साल लगने वाला जो विष्णुपद मेला है, तो विष्णुपद मेला की भी अपनी समृद्ध विरासत है। कहा जाता है कि प्रभु राम अपने पिताजी का वो तर्पण करने के लिए आए थे, हालांकि देर हुआ तो सीता जी ने तर्पण किया। एक पूरी कहानी है, समृद्ध कहानी है जो हमारे तमाम वैदिक ग्रंथों में, धर्मशास्त्र के ग्रंथों में मिलती है और उसके बाद से ये परंपरा आ रही है। तो आज इसी बहाने पूरी दुनिया के लोग जो एक विचार को मानते हैं, वो ये नहीं देखते कि उस शहर में कितनी सुविधाएं मिलेंगी, क्या मिलेगा, बहुत कष्ट होगा, बावजूद इसके एक अपने निष्ठा, समर्पण, और इससे तो उसका समाज शास्त्र तो एक डेवलप होता ही होता है। गया का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र उस पितृपक्ष मेले पर निर्भर करता है जो हर साल वहाँ पे होता है। सालों भर लोग इसका इंतजार करते हैं। बाकी धार्मिक मान्यताएं जिनकी हम संतुष्टि होती है हम और आपको तर्पण करने से, वो तो होती ही है, लेकिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र को भी। चलिए, तो बिहार के जो मेले हैं और जो भी प्रादेशिक मेले होते हैं, वो अपनी संस्कृति के साथ एक मजबूत अर्थतंत्र को भी जन्म देते हैं और अर्थतंत्र को भी, अर्थशास्त्र को भी लेकर चलते हैं। लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं और वहाँ से लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं, एक बड़ी इकोनॉमी भी ग्रो करती है राज्य के विकास के लिए। ये मेलों की पृष्ठभूमि, आज भी ये पृष्ठभूमि है, मेलों की मजबूती इससे बची हुई है, बनी हुई है। हमने जिक्र किया था प्रादेशिक मेलों का और हाट का जिक्र भी, रत्नेश्वर जी आपने किया, हाट का जिक्र किया। लेकिन आज का जो कल्चर है, जो आप मॉल कल्चर आ गया है, आप जब हाट की बात करते हैं और एक तरफ मॉल है जहाँ ग्लैमर है, चकाचौंध है, तो हाट का जो कल्चर है वो कब तक बचा रहेगा? क्या लगता है कि इतिहासकार होने के नाते आपको कि जो हाट का कल्चर है वो मॉल के चकाचौंध में क्या खो जाएगा? क्या वैसे छोटे छोटे मेले कई शहरों में से दूर गाँवों में अभी छोटे छोटे मेले लगते हैं, जैसे मंगल हाट की परंपरा है, या 15 दिन पे साप्ताहिक मेले लगते हैं गाँव देहात में, अलग अलग तरह के अलग अलग नाम हैं इसके। तो ये मेले क्या बचे रहेंगे मॉल की चकाचौंध के बीच में? ये मात्र मॉल के चकाचौंध की बात नहीं है, जो भावना जी बड़े विस्तार से समझा रही थी कि जैसे एक घर के अंदर 3 सदस्य हैं तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अपने मोबाइल सेट में या टैब में और किसी चीज़ में व्यस्त हैं। ये तो कठिनाई आ गई है। कठिनाई मॉल के कारण कहिए या शहरीकरण के कारण कहिए, वो ये भी आई कि गांव वीरान होने लग गए जी। आप गांव घूम आइए, गांव के गांव खाली मिलेंगे, सब या तो पलायन प्रव्रजन करके बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, कमाने, या घर छोड़ करके शहर में आ रहे हैं, शहर में मकान खरीद लिया, वहीं रहने लग गए। गांव की ये वीरानगी मेले जैसी सांस्कृतिक व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध पड़ रही है। मॉल का चकाचौंध मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, मेले का अपना चकाचौंध हुआ करता था और आज भी है। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था जब सोनपुर मेला लगा हुआ था कि तरह तरह के थिएटर आए हैं और क्या आए हैं, और उसके बारे में जो पत्रकारों ने लिखे थे, उससे लगता था कि अभी भी गांव देहात से लोग कुछ 2-4 दिन का खाना वाना बांध के आते हैं मेले में रुकने के लिए कि देखेंगे और समझेंगे बातों को। पर उसमें एक बात और जुड़ी है, अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे थे, परिवर्तन आया है, जुड़ी है मैं नहीं कहूँगा। पहले क्या होता था कि बड़े मेले, सोनपुर हो, गुलाबबाग की मैंने चर्चा की, इन मेलों में
आपको आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक के बीदर से, तिब्बत से, भूटान से लोग आते थे अपने माल असबाब लेकर के बेचने के लिए, और बिकता भी था, और वो कुछ यहाँ से खरीद कर भी ले जाते थे। पर अब आपको ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यातायात का इतना अधिक विकास हो गया कि आप आज हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं और कर्नाटक पहुंच जाते हैं, वहाँ का सामान खरीद कर खुद भी ले आते हैं। कई कारणों से हर परिवार के आदमी को कहीं न कहीं जाना आना रहता है, ऑनलाइन जो भी पहले आप मंगवा कम सकते हैं। ये सुविधा भी आ गई है कि घर बैठे आप ऑनलाइन डिलीवरी कर, हाँ, ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं। तो इस कारण चकाचौंध वाली बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं न कहीं आधुनिकीकरण, शहरीकरण, यातायात के विकास, इसने जरूर ही मेलों की चमक को छीना है। पर उस चमक को बरकरार रखने में सरकार की बड़ी भूमिका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 1950 के पहले तक तो जमींदार मेला लगवाया करते थे। उनकी आमदनी भी होती थी, लेकिन उनका ये ध्यान भी रहता था कि हमारी जो रियाया है, हमारी जो प्रजा है, उसको सब तरह से ये संतोष हो कि हमने उसके लिए कुछ किया है। पर वो अर्थव्यवस्था अब बदलने लग गई है। इस माने में बदलने लग गई है कि आप शहर में चले आते हैं और शहर में 24 घंटे जो चीज़ चाहिए वो आपके शहर में उपलब्ध है। जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन भी आप मंगवा ले सकते हैं, तो फिर अब मेलों की ज़रूरत कहाँ रहेगी? फिर भी मेलों की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि सब कोई मॉल अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज की तिथि में भी सब किसी के बूते में नहीं है कि वो मॉल में जाके ख़रीदारी कर सके। शहर में जो रह रहे हैं वो ठीक है, पर गांव से आके कोई करेगा ऐसा नहीं। तो 10-20 गांव के एक जुटान पर कोई जगह हो, वहाँ मेला लगे और लोग आएँ जाएं, तो ये आज भी, क्योंकि मेले दो और बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। एक मनोरंजन, कि लोगों को सस्ते में आसानी से आनंद लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। जैसे आपने शुरू ही में कहा कि ये झूला है तो और कुछ है, तो उसका भी आनंद ले लेते हैं। दूसरे न केवल आनंद बल्कि ज्ञान की बातें भी वहाँ मिल जाती हैं, तरह तरह की सूचनाएं भी, एक बड़ा सांस्कृतिक आयाम भी जुड़ता है। सांस्कृतिक आयाम तो होता ही है। मैं यदि समय हो तो मैं संस्कृति पर बात कर दूं मेले के संदर्भ में। संस्कृति की चाहे आप जिस तरह भी उसका अर्थ समझते हों, पर एक अर्थ जो मेरी समझ में आता है वो सीधा सा ये है कि अधिकांश लोग जब एक तरह का व्यवहार करने लग जाएं, अच्छा या बुरा, उससे मेरा बहस नहीं है, एक तरह का व्यवहार करने लग जाएं तो वो संस्कृति होती है। और ये संस्कृति दिखती थी मेले में। हर घर से, हर गांव से लोग सज धज करके अपना जो सर्वोत्तम कपड़ा है साल भर में वही कपड़ा निकालेंगे और वो पहन के चलेंगे, उसके लिए बचा के रखा हुआ है। वो बात खत्म होती, संस्कृति की खुशबू होती थी। और जो नृत्य संगीत और आप जो मॉल में जाएंगे तो रोज ही सज धज के लोग जा रहे हैं, वहाँ साल में एक दफा सज के आते थे, उसका अलग महत्व था। संस्कृति का एक लंबा इतिहास, एक लंबा अध्याय जुड़ता है इनसे। चलिए मैम, अगर बात करें हम मेलों की, अगर हम जिक्र करते हैं तो कई फिल्मों में भी मेलों पर गाने बने हैं, साहित्य में इसका जिक्र है, कहानियों में इसका जिक्र है। आप फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास को ले लें या फिर प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी को ले लें कि भाई कैसे वो ईदगाह के लिए वो जाता है। तो क्या वजह रही है कि फिल्मकार या फिर साहित्यकार, आप साहित्य से खुद जुड़ी हुई हैं, साहित्यकार को मेला खींचता रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, साहित्यकार जो है ना वो अपने वक्त से 10-20 साल आगे भी चलता है और अपने अतीत को भी नहीं छोड़ पाता। एक नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, नॉस्टैल्जिया जो है वो 20 वर्ष से लेकर मुझे लग रहा है 80-90 वर्ष तक के साहित्यकार को मेलों की ओर खींचेगा। क्योंकि हर साहित्यकार जो वरिष्ठ है या एक उम्र दराज है, वो मेलों का आस्वादन उसने किया है कहीं ना कहीं। तो पहली बात तो वो उन मेलों की जो यादें हैं, साहित्य तो कहा जाए तो आधे से ज़्यादा साहित्य जो है वो स्मृति के आधार पर लिखा गया है, या कल्पना भी जो की जाती है वो स्मृतियों के आधार पर ही जो कल्पना की उड़ान भरता है साहित्यकार। तो साहित्यकारों को मेलों के बारे में अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना, वो एक मेलों के प्रति उनका अनुराग जो रहा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि अपनी जो हमारी आज की पीढ़ी है या जो पाठक हैं किसी भी उम्र के, उनको अपनी संस्कृति और समाज का एक आईना दिखाना, जो बीत गया
इतिहास भी दिखाना, वो भी एक साहित्यकार का नैतिक मुझे लग रहा कर्तव्य होता है। तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने अनायास भी आता है और सायास भी आता है। और क्यों ना मेलों का जिक्र, फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल का जो जिक्र है उसमें मेलों का, वो देखिए आज भी हमारी युवा पीढ़ी जब पढ़ती है तो भले ही वो उस ग्राम्य वातावरण के मेले में नहीं गई, पर उसको वहाँ का एक चित्र मिलता है। या अभी भी जो हामिद ईदगाह में दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, तो आप सोचिए इतनी छोटी सी कहानी ये आज भी पढ़ने वाले बच्चों के मन में संवेदना जगाती है। तो मैंने कहा ना कि मेले जो हैं वो हमारी, जैसे अभी कहा, धार्मिक और सांस्कृतिक इस आस्था को लेकर चलते हैं। तो अगर हमें समाज में इन दोनों चीज़ों को इनकी आपूर्ति करनी है, इन्हें प्रवाहित करना है, तो मुझे लग रहा है मेलों का जिक्र बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही सकारात्मक है और बहुत जल्दी वो एक प्रकार से दृश्य भी खींचता है। तो इसलिए साहित्यकार कैसे मेलों से पीछा छुड़ा सकते हैं, ना वो उनकी यादों से जाता है ना उनके कलम से जाता है। और उनका ये मेलों का जिक्र करना समाज के लिए एक बहुत ही उपादेय है। चलिए, चर्चा मेलों की हो रही है तो कुछ ही दिन पहले शहरों में भी अब मेलों की परिपाटी चली है। अभी पुस्तक मेला यहाँ खत्म हुआ है और थोड़े दिन पहले कई तरह के और भी मेले यहाँ पर लगे हैं, सरस मेला और अलग अलग मेले लगे हैं। तो कोई वैसा जेहन में कोई मेला का दृश्य आपके जेहन में जीवंत हो तो उसे साझा करना चाहेंगे अगर दर्शकों से? देखिए, अभी तो बहुत यहाँ पर बात हो चुकी सोनपुर के मेले की, और जबकि बिहार में देखा जाए तो गया है, भागलपुर है, नवादा है, एक से एक मेले वहाँ लगते रहे, लेकिन सोनपुर का मेला पता नहीं सबके सर चढ़ के बोलता है। और मुझे वहाँ के मेले की याद है, मैं एक बार गई थी तो किस प्रकार से वहाँ सुई से लेकर और तलवार तक या हाथी तक, हाथी घोड़े, हाथी तक कहते थे, अब तो हाथी नहीं बिकते, लेकिन हाथी नहीं, अभी भी इक्का दुक्का आते हैं, संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि वो जो पुरानी खुशबू है वो बरकरार है। उज्जवल जी, आपने जिक्र किया था इकोनॉमी की कि भाई मेले जो हैं वो इकोनॉमी का एक बड़ा स्रोत हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम बात पर्यटन की करें तो एक पत्रकार के नज़र से आपको क्या लगता है कि मेलों ने पर्यटन व्यवसाय को कितनी मजबूती दी है और आने वाले भविष्य में इसे और भी कैसे मजबूत किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है विवेक जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आंकड़े मैंने बताए ये बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने ही IIM बोधगया को इसका जिम्मा दिया था और उसने अपने सर्वे में ये आंकड़े लाए कि एक एक मेला 600 करोड़ 700 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। जाहिर तौर पे अभी देखेंगे यदि बिहार पर्यटन की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन फुटफॉल है, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, वो सबसे ज़्यादा गया में आते हैं। और गया में दो कारण से आते, एक तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध की वो ज्ञान स्थली है और वो भी एक मेला ही लगता है। जब दलाई लामा वहाँ पे आते हैं तो कालचक्र मैदान में एक विशेष सभा होती है जो मेले का स्वरूप होता है और दुनिया भर के जो बुद्ध को जानना चाहते, जिनकी बुद्ध में आस्था है, वो बड़ी संख्या में। और आज मैं आपको बताऊं कि उसी का नतीजा है कि जितने स्टार कैटेगरी के होटल्स अभी पटना में नहीं है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा गया में। आज से नहीं है, पहले से हैं। गया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से चालू है। वहाँ पे आज भी चीन, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम के लिए जहाज़ें आती हैं, जाती हैं, सबसे ज़्यादा आती जाती हैं। तो ये तो सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा पितृपक्ष मेला लगता है 1 महीने का, उसमें गया एयरपोर्ट पर दुनिया भर के चार्टर्ड प्लेन आकर के लगे रहते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी को, हमारे पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा देता है। हमारा राजगीर में भी महोत्सव, राजगीर महोत्सव है। राजगीर में मलमास मेला जो हर 3 साल पर लगता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग आ जाते। तो ये क्या है, हमारे सिमरिया में मेला लगता है जिसको मिनी महाकुंभ भी कहते हैं। तो मतलब हर मेले का एक अपना समाज शास्त्र है, उनका एक अपना अर्थशास्त्र है। हालांकि यहाँ समय कम है, इस पर तो बात करने के लिए और विमर्श के लिए थोड़ा लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि हर मेले का अपना इतना बड़ा समाज शास्त्र है और इतना बड़ा अर्थशास्त्र है कि उनको यहाँ पे चंद मिनट में तो हम नहीं सुलझा सकते, लेकिन बावजूद इसके नटसेल में कह सकते हैं कि उनका उससे समाज क्या लगता है कि और भी जिस तरह से पर्यटन की जो व्यवस्था आपने कहा कि भाई गया में पर्यटकों की भीड़ आती है, और इसे और व्यापक करने के लिए और मजबूत करने के लिए अलग अलग इलाकों में जो हमारे क्षेत्रीय मेले हैं, जिस तरह से हम जो आज जिक्र कर रहे हैं क्षेत्रीय मेलों का, प्रादेशिक मेलों का, तो प्रादेशिक इलाके में जो संस्कृति है, जो मेलों की संस्कृति है, उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है? और राजगीर में जिस तरह की बात हम कहते हैं कि राजगीर महोत्सव होता है, अलग अलग इलाकों
इलाकों में अलग अलग महोत्सव होते हैं, मेले होते हैं, तो इनको और विस्तृत कैसे किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि कैसे इन्हें विकसित किया जा विवेक जी, आपकी इस बात को आप जब ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनका सपना था। उनका सपना क्या था कि जो मॉल हम शहर में देखते हैं, ऐसा बाजार हमारे 10-20 गांवों को मिलाकर के एक जगह क्यों नहीं हो, जिसमें हर गांव का अपना एक प्रोडक्ट हो और उस मेले में आए और हर कोई एक दूसरे से खरीदारी करे, ताकि गांव के सामान की खपत गांव में हो और गांव में उसको निर्माण करने के लिए उससे प्रेरणा भी मिले। जो हमारा मेले का कॉन्सेप्ट आया था, कभी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हम चावल दे दिए, औजार ले लिए, हम चावल दे दिए, कपड़ा ले लिए, विनिमय प्रणाली यहाँ से मुझे लग रहा है सर इतिहास से हैं, तो मैं ज्यादा हस्तक्षेप सर के सामने गुस्ताखी नहीं करूंगा। लेकिन जो मेले, जो प्रादेशिक मेले शुरू हुए, वो जरूरत के हिसाब से शुरू हुए कि भाई एक मेला ऐसा लगेगा, किसान अपना चावल गेहूं लेकर के जाएगा और वो जरूरत की सारी सामानें वहां से खरीद लेता था। कपड़ा भी खरीद लिया, कृषि के औजार भी खरीद लिए, दवा भी खरीद ली और भी खेल खिलौने, जो भी मिठाई, सब कुछ खरीद लिया और इसने सबको अपना अनाज वितरित कर दिया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली से मेले की शुरुआत हुई थी। और APJ अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा था, सच में यदि सरकार उसको थोड़ा सपोर्ट कर दे कि हर 10, 20, 50 गांव के बीच में एक ऐसा हाट उसको बसा दिया जाए जहां पे किसान अपना, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि 10-20 गांव के बीच में एक वैसा विलेज मॉल की परिकल्पना, और विलेज मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो अब धीरे धीरे आकार भी ले रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये कोशिश है कि हर जगह का, बस स्टेशनों पे जाएंगे अगर, रेलवे स्टेशनों पे, तो हर जगह एक प्रोडक्ट मिलता है कि भाई उस स्टेशन की जो खास चीज़ें हैं वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराई जाती है। तो ये सपना धीरे धीरे कहीं ना कहीं रंग ला रहा है और इसकी कोशिश की जा रही है। रत्नेश्वर जी से जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर हम संरक्षण की बात करें तो मेलों को संरक्षित कैसे किया जाए? बहुत सीधी सी बात है। जमींदारी हट जाने के बाद से सरकार ही जमींदार है, करना तो होगा सरकार को पहल। आम जन सहयोगी बन सकते हैं, बल्कि सहयोगी बनाने का भी काम सरकार को करना होगा। जैसे अभी आपने कहा कि स्टेशनों पर मॉल जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, अभी ये कह रहे थे उज्ज्वल जी कि गांव में मॉल जैसी कल्पना की थी APJ अब्दुल कलाम ने, तो वो कल्पना जारी रहे और सरकार इसको साकार करे, तो तभी मेला संस्कृति जीवित हो सकेगी। अन्यथा फिर हम वही, अभी जैसे शहर में पुस्तक मेला लगा लें आप, हस्तशिल्प मेला लगा लें तो आप। सरकार जो है उसको और भी पहल करने की ज़रूरत है और मजबूती से पहल करने की ज़रूरत है। मैम, आपसे ये जानना चाहें कि नई पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं कि भाई नई पीढ़ी का जुड़ाव मेले में हो, संक्षेप में बताएं कि किस तरह से नई पीढ़ी जो है वो मेलों से जुड़ सकती है। जो मोबाइल पे आपने कहा कि इंगेज है पीढ़ी, वो कैसे जुड़े मेलों से? मुझे लगता है कि जो मोबाइल पर वो देखते हैं वही सारी चीज़ें अगर मेलों में मिल जाएं तो शायद उनका आकर्षण बढ़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनके हिसाब से थोड़ा सा मेलों का जो पुरातन रूप है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। जैसे बहुत तरह की एग्जीबिशन लगाई जा सकती हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह में उनका बहुत इंटरेस्ट है, या ऐसे स्टॉल्स लगाए जा सकते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, जो आजकल उनको फोटोग्राफी का शौक है। और नए प्रयोग होंगे तो मेले की जो खुशबू है वो ज़रूर बची रहेगी। आप तीनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे स्टूडियो में आकर और अच्छी चर्चा की, मेलों की खुशबू को जीवंत कर दिया। आप तीनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमने ये जाना कि कैसे मेलों का जो इतिहास रहा है वो किस तरह का इतिहास रहा है, क्षेत्रीय मेलों का, प्रादेशिक मेलों का, और इसे कैसे बचाया जा सकता है। सरोकार के अगले अंक में हम फिर किसी खास विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।